बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक मंजरी से पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। यह एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी है। इस कहानी में लेखक ने बताया है किस तरह से एक व्यक्ति पहले सामान्य नौकर से मंत्री बनता है और फिर मंत्री से प्रधानमंत्री बनता है। तो चलिए आज की हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी में क्या अर्थ है इस कहानी को समझते हैं। कहानी का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए, कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 2। लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, अपना स्थान स्वयं बनाइए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में अपने अच्छे कर्मों से ही अपना नाम कमाता है, अपना स्थान बनाता है। कहानी को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। अब कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि एक राजा थे जिन्होंने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मुझे, अर्थात राजा ने अपने लिए कहा कि मुझे एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी निगाह में कोई अच्छा आदमी हो तो लेकर आना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आदमी अच्छा होना चाहिए। ऐसा राजा ने अपने मंत्री से कहा। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। लेखक कहते हैं आगे कि बहुत दिनों तक जब मंत्री ने जांच पड़ताल की, खोजा ऐसा कोई व्यक्ति मिले, और बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद, खोजबीन के बाद मंत्री को एक वैसे का वैसा ही युवक मिला। मंत्री ने उस युवक की नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन, अर्थात पदोन्नति का और आगे बढ़ने का आश्वासन दे के, दिलासा दे करके उस व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। और जब राजा के सामने पेश किया तो बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात याद ही न आई। बाद में वे बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है। अब क्या हुआ, जब मंत्री ने ऐसे युवक को राजा के सामने पेश किया तो राजा कहते हैं कि हाँ, पहले तो उन्हें अपनी बात ही नहीं याद आई। फिर वो कहते हैं कि हाँ, शायद मैंने उस समय ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन इस समय तो मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। जब उनकी ऐसी बात को सुनता है मंत्री तो कहता है कि हुजूर, अर्थात राजा के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है कि मैंने इस व्यक्ति को हजारों व्यक्तियों में से छांटा है और एक बढ़िया नौकरी से छुड़वाकर इसे आपके सामने लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा। अब जब ऐसा कहा मंत्री ने तो राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख लेते हैं। चपरासी अर्थात साफ सफाई करने वाला। अब क्या हुआ, राजा ने कहा कि अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम इस व्यक्ति को अपने यहाँ चपरासी रख लेते हैं, वैसे तो कोई काम है नहीं। अब वेतन 15 रुपये मिलेगा। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को 15 रुपये वेतन मिलेगा। मंत्री को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मंत्री उस व्यक्ति को एक अच्छे काम से नौकरी छुड़वा कर लाया था। पर उस युवक ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा का सेवा करने की मौका मिलेगा। अब लेखक कहते हैं कि मंत्री को तो इस बात से बहुत ख़राब लगा, यह बात बहुत बुरी लगी कि एक तो इतने अच्छे व्यक्ति को काम छुड़वा कर लाया, ऊपर से राजा ने उसे अपने यहाँ चपरासी की नौकरी दी। लेकिन जो वह राजा था और वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अपने राजा का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और इससे बढ़कर, इससे बड़ा मेरे लिए वेतन कुछ नहीं हो सकता। अर्थात उस व्यक्ति को राजा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। यह कहकर वह नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ। अब क्या हुआ,
ऐसा जब उस व्यक्ति ने उस काम को स्वीकार कर लिया और वो यह कहकर नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, और जब मंत्री उसे उसका दफ्तर दिखाने के लिए, ऑफिस दिखाने के लिए गए, तो वहाँ बहुत धूल थी, धूल मिट्टी जमी थी, क्योंकि राजा न तो वहाँ कभी काम करने जाते थे और न ही कभी वो वहाँ गए थे। यह देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था कि इतना होने पर भी मुझे प्रसन्नता है, मैं अपने राजा की सेवा कर रहा हूँ। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अब जो युवक था उसने मंत्री के प्रति कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद प्रकट किया कि तुमने मुझे एक अच्छा स्थान दिलवा दिया, अर्थात राजा के महल में काम दिलवा दिया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, भले ही वो काम चपरासी का ही क्यों न हो। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। अब उस युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर की साफ सफाई की और वो जो दफ्तर धूल से सना हुआ था उसे एक शाही दफ्तर का रूप दे दिया। और उस युवक ने देखा कि उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी भी है, और जब उसने जांच पड़ताल की अर्थात उस कोठरी में जाके खोजबीन की कि इसमें क्या है, तो उससे पता चला कि इस कोठरी में राजा के पास जो अन्य बादशाहों के पास से पत्र आए हुए थे उन पत्रों का लिफाफा है। लिफाफा एनवलप को कहते हैं, अर्थात जिसमें शादी का कार्ड या अन्य चीज़ें डालकर भेजी जाती हैं। लिफाफे का ढेर था उस कोठरी में। उसमें बहुत से लिफाफे पर सोने की पिचकारी थी, अर्थात सोने जड़े हुए थे, सोने की नक्काशियाँ बनी हुई थी और रत्न भी लगे हुए थे, अर्थात हीरे जवाहरात से जड़े हुए लिफाफे थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। यानी ये लिफाफे वो लिफाफे थे जो राजा के पास दूसरे राजाओं के विवाह के अवसर और शुभ अवसरों के लिए आए हुए थे अमीर घरों से। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा दिया और बाज़ार में बेच दिया। अब उस युवक ने कारीगर को बुलाया और उन लिफाफों पे जितनी भी जो है कीमती चीज़ें लगी थी, रत्न लगे हुए थे और पिचकारियाँ थीं, उन सबको निकालवा कर बाज़ार में ले जा कर के बेच दिया, वो सारा कीमती सामान। सामान बेचकर उसे कई हज़ार रुपए मिले। उसने उसमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर लगवाया। अब क्या हुआ, युवक ने वो सामान बेचा बाज़ार में, जिससे उसे बहुत पैसे मिले। उससे उसने कुछ फर्नीचर खरीदे, चित्र आदि खरीदने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। अब उस युवक ने उस सामान को बाज़ार में बेचने से जितने भी पैसे मिले थे, उन पैसों से तो सबसे पहले उस युवक ने उस दफ्तर के लिए कुछ फर्नीचर अर्थात कुर्सियाँ वगैरह, मेज़ इत्यादि खरीदे और कुछ जो है उसने चित्र इत्यादि लगाने के लिए उस कमरे में खर्च कर दिए, और बाकी जितने पैसे बचे उसने सरकारी खजाने में ले जा कर के जमा कर दिया, जो कि राजाओं का खजाना जहाँ जमा किया जाता है वहाँ पे। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपए लुटा रहा है। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने जहाँ सामान बेचा था वहाँ से रसीद ली। रसीद अर्थात पर्ची जिसे आप कहते हैं, सामान बेचने का पर्ची उसने लिया, और जहाँ से उसने सामान खरीदा था फर्नीचर, चित्र इत्यादि, वहाँ से भी उसने रसीद लिया और उसने उस दफ्तर को सचमुच शाही दफ्तर में बदल दिया। अब दरबार में जितने भी चुगलखोर थे अर्थात राजा के कान भरने वाले मंत्री, उन्होंने राजा से उस व्यक्ति की शिकायत कर दी कि वो तो रुपए लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? अब एक दिन क्या हुआ, राजा क्रोध में हुए और वो जाकर जब दफ्तर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दफ्तर की हालत बिल्कुल बदली हुई थी। वो आश्चर्यचकित रह गए कि वो दफ्तर जो धूल और मिट्टी से सना था, आज उसकी दशा इतनी अच्छी हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि तुमने ये सजावट किस रुपए से की? अर्थात उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि दफ्तर के रुपए से हुजूर, कि मैंने ये सजावट दफ्तर के ही रुपयों से की है। कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर दिया गया है। अब उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से उसने लिफाफों से
को रद्दी लिफाफों को जो है बेच करके पैसे एकत्र किए और सामान खरीदा और जो पैसा बचा हुआ था उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। और इस बात की गवाही उसने सरकारी खजांची से भी दी। खजांची उस व्यक्ति को कहते हैं जो राजा के खजाने में जो है पैसे की लेन देन का लेखा जोखा रखता है, लिखता है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अब राजा रीझना मतलब प्रसन्न होना। राजा उस व्यक्ति पे प्रसन्न हो गए और उस व्यक्ति को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अर्थात सभी जो कितना जो है धन आया, कितना गया, कहाँ खर्च हो रहा है, इन सब का जो विवरण रखता है उसे वित्त मंत्री कहते हैं। तो राजा ने उस व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दिया अपने राज्य का। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। अब जब वह व्यक्ति वित्त मंत्री बना दिया गया, उसके कारण दूसरे मंत्रियों की जो है समस्याएँ बढ़ गईं। क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ईमानदार था, स्वयं ईमानदारी से काम करता था और दूसरों को भी ईमानदारी से काम करने के लिए कहता था। न वो खुद लापरवाही करता और न ही किसी को करने देता था। और तो और अब जब मंत्रियों की समस्या बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तो जितने भी मंत्री थे जब भी वह राजा के पास जाते तो किसी न किसी बहाने उस व्यक्ति की शिकायत करते, अर्थात उस वित्त मंत्री जो व्यक्ति बना था उसकी शिकायत राजा से करते, ताकि वो व्यक्ति राजा की नज़रों में गिर जाए। अब आगे क्या हुआ कि एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपाल खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। अब एक दिन क्या हुआ, रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी मेरे मंत्रियों को लाया जाए, अर्थात रात्रि के 2 बजे, और जिस तरह से वो हों उसी प्रकार से उन्हें लाया जाए। अर्थात अगर यदि कोई सो रहा हो पलंग पे तो उसे पलंग के साथ उठाकर लाया जाए, और यदि कोई कालीन कहते हैं दरी को, चौपाल कहते हैं खेला जाने वाला एक खेल होता है, कि यदि कोई कालीन पर बैठकर चौपड़ खेल रहा हो तो उसे उसी कालीन के साथ समेत यहाँ उठा करके लाया जाए। ऐसा आदेश राजा अपने सेनापति को बुलाकर देते हैं, ताकि वो सारे मंत्रियों को जो जिस हालत में है वह राजा के सामने पेश करें। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। अब 1 घंटे के बाद जब सभी मंत्री महल में हाजिर हुए, कमरे में आए, तो राजा ने देखा कि 8 मंत्रियों में से 7 मंत्री तो नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, और जिस व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दिया गया था वो व्यक्ति भी बनियान पहने हुए एक चौकी पर, अर्थात चौकी जानते हैं लकड़ी की बनी हुई होती है, एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में, अर्थात दीपक जल रहा था उसकी रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, क्योंकि सभी तो नशे में धुत थे और जुआ खेल रहे थे, लेकिन एक वित्त मंत्री थे जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि जनाब, रात में 2 बजे किस कागज़ में उलझे हुए थे? अब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि आप 2 बजे रात्रि को किस कागज़ में उलझे हुए हो? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार-बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। अब वित्त मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि हुजूर, राजा साहब, दूर के इलाके से जो इस साल राजकर आया है, राजकर अर्थात वे राज्य जो राजा के अधीन होते थे, वो राजा को शासन चलाने के लिए टैक्स दिया करते थे, कर, उसको राजकर कहते हैं। इसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, और मैं वही देख रहा हूँ कि कहीं मैंने जोड़ तो नहीं गलत कर दिया या सचमुच पैसा गलत है, पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। अब राजा ने क्या किया, अपने जेब से एक सिक्का निकाला और वित्त मंत्री के आगे फेंक कर कहा कि अब ये 1 पैसा उसमें डाल दो, हिसाब पूरा करके अब जाके आराम करो। वित्त मंत्री ने बड़ी नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा कि हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी।
उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो अब जब ऐसा किया राजा ने, तो वित्त मंत्री ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया और पैसा वापस करते हुए कहा कि हुजूर, ऐसा तो मैं भी कर सकता था कि एक पैसा कम है तो एक पैसा मैं भी डाल सकता था और हिसाब बराबर कर देता, परंतु यदि एक पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न की जाए, यानी मंत्रियों से पूछताछ नहीं की गई, तो इससे अफ़सर में बेईमानी पैदा होगी और वो और ज़्यादा बेईमानी करेंगे, उनमें ढील पैदा होगी। और उसकी यह बात सुन कर के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो बच्चों, आज की ये हमारी कहानी थी, अपना स्थान स्वयं बनाएं। लेखक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो हमने इस कहानी के द्वारा ये सीखा कि किस तरह से वो युवक जो था, पहले एक कर्मचारी से, एक सफाई करने वाले से वित्त मंत्री बना और फिर राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। उसी तरह यदि हम ईमानदारी से और सच्चाई से और झूठ न बोलकर, दूसरों को परेशान न करके समाज में काम करते हैं, तो हम भी एक दिन ऊँचे से ऊँचे मकाम तक, ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो आज की ये हमारी कहानी थी। जाने से पहले हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय जान लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पयलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तड़पती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1995 ईस्वी में हो गया था। नीचे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इन कठिन शब्दों का शब्दार्थ जान लेते हैं। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार मानना। आश्वासन मतलब आशा दिलाना, किसी को उम्मीद देना। पिचकारी अर्थात जड़ना या नक्काशी। चुगलखोर मीन्स शिकायत करने वाले। और खजांची का मतलब होता है खजाने का अधिकारी, जो खजाने की देखभाल और लिखने का काम करता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ था, अपना स्थान स्वयं बनाइए। लेखक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ख़त्म हुआ कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2।